जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। आज हम लोग एक स्पेशल सब्जेक्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले हम आपको फिजिक्स और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को आपको कवर किए और इसके बाद आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। आज है संडे स्पेशल। आज संडे स्पेशल में हम लोगों का टॉपिक चलता है तो बायोलॉजी का, और बायोलॉजी में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इससे आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां से आपको एक या दो प्रश्न एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। आप देख करके ही बता सकते हैं कि ये जो चैप्टर आपका दिख रहा है, यहां से निश्चित रूप में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और आज मैं आपको ऐसे ट्रिक के साथ इनको बताऊंगा कि आज के बाद आपको यहां से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? मेटाबॉलिज्म एंड ह्यूमन डिजीज। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एंड ह्यूमन डिजीज। ठीक है, उपापचय और मानव रोग। चैप्टर का नाम क्या है? उपापचय और मानव रोग। आज हम लोग इन्हीं को कवर करेंगे संडे स्पेशल में। तो चलिए आज हम लोग बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है मेटाबॉलिज्म एंड ह्यूमन डिजीज। तो पहले हम एक छोटा सा चैप्टर है तो मेटाबॉलिज्म, इनको हम लोग पहले कवर करेंगे, तब हम लोग ह्यूमन डिजीज की ओर बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला बात इसमें देखा जाए तो देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में भोजन का जो पचना एक कार्य चलता है शरीर के अंदर, इनमें एक निश्चित रूप से कोई ना कोई क्रिया शरीर के अंदर होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, इन भोजन का क्या होता है, ये शरीर के अंदर जाकर के विभिन्न टुकड़ों में जाकर के टूटता है और टूटने के बाद ही ये प्रोसेस में जाता है। परंतु हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी क्रियाएं होती है जो बिना जुड़े काम संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, आपके शरीर में ग्लूकोज जो बनता है, वो ग्लूकोज जुड़ करके ही बनता है, वो टूटने के फलस्वरूप नहीं बनता। वो हमारे शरीर में ग्लूकोज जो बनता है वो जुड़ने के फलस्वरूप बनती है। और कुछ ऐसी क्रियाएं जो टूटने के फलस्वरूप संपन्न होती है, जैसे तो भोजन का पचना। आज हम लोग इन दोनों प्रोसेस को अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे और यही टूटना और यही जुड़ना जो है, इन दोनों प्रोसेस को अगर हम मिला दें तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं क्या है। देखिए, हम क्या समझे तो मेटाबॉलिज्म जो है, ये मेटाबॉलिज्म क्या है, तो ये दो तरह से काम आता है। दो तरह से कैसे? तो देखिए, एक क्या है आपका, एक क्रिया जो होती है वो एनाबॉलिज्म होती है। क्या होती है? तो एनाबॉलिज्म होती है। और दूसरा क्रिया जो होती है वो होती है केटाबॉलिज्म की। ठीक है, केटाबॉलिज्म। ठीक है, केटाबॉलिज्म, ये आपके अंदर क्रिया चलती है शरीर के अंदर। देखिए, एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या है? केटाबॉलिज्म। जब यही दोनों प्रोसेस शरीर के अंदर एक साथ काम होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। एक एक करके बारी बारी से हम लोग समझते हैं। देखिए, एनाबॉलिज्म, इसका मतलब होता है क्या? तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। ठीक उसी तरह केटाबॉलिज्म का मतलब होता है क्या? तो टूटना। देखिए, ये दोनों जब हमारे शरीर के अंदर क्रिया करती है तो कुछ ऐसे क्रिया होंगे जो टूटने के फलस्वरूप संपन्न होगी और कुछ ऐसे क्रियाएं होंगे जो किनके द्वारा? जुड़ने के फलस्वरूप संभव होगी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एनाबॉलिज्म की बात करें, जुड़ने की क्रिया की, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में जो होता है ना, ग्लूकोज का निर्माण। किनका निर्माण? तो ग्लूकोज का जो निर्माण होता है, ये कैसे बनता है? तो हमारे शरीर में ग्लूकोज जो बनता है वो 38 एटीपी मिलने के बाद ही एक ग्लूकोज का क्या करता है? निर्माण करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब 38 एटीपी मिलेगा तो एक ग्लूकोज का क्या करेगा? तो निर्माण करेगा। देखिए, यहां पर 38 एटीपी जुड़ रहे हैं, तभी जाकर के ग्लूकोज का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को इसमें देखिए, एटीपी है क्या, इसके बारे में भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम बताइए क्या है। तो इनका पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट।
क्या होता है? एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट होता है, एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। ये क्या है? तो इन्हीं के माध्यम से शरीर के अंदर क्या बनती है? एनर्जी बनती है। और जब 38 एटीपी बनती है तो कितने ग्लूकोज का निर्माण करती है? तो एक ग्लूकोज का निर्माण करती है। अतः यहां पर जो है ये ग्लूकोज आपके शरीर में एनर्जी देने का काम करेगा। इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि धावक को तत्कालिक ऊर्जा देने के लिए क्या उसको देना चाहिए। तो देखिए इसमें आपको क्या होगा? तो ग्लूकोज होगा। अगर ग्लूकोज ऑप्शन में नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट मारिए, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में जरूर पूछा होगा। यदि आपने सेट भी लगाया होगा तो वहां भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है? तो 38 एटीपी के मिलने से होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। ठीक इसी तरह का एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। देखिए आप लोगों को पता होगा हमारे शरीर में प्रोटीन भी जो बनता है ना, शरीर में क्या बनता है? प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन भी जो बनता है ये कैसे बनता है? तो ये बनता है 20 एमिनो एसिड मिलकर के। किससे? तो 20 एमिनो एसिड के मिलने से शरीर में क्या बनता है? तो प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए ये जो एमिनो एसिड है कुछ हमारे शरीर में ही उपस्थित रहता है। जैसे 10 एमिनो एसिड शरीर में ही रहता है और 10 एमिनो एसिड कहां से मिलता है? तो हमारे भोजन से हमारे शरीर में प्राप्त होती है। तो देखिए जो एमिनो एसिड कहां रहे? शरीर में रहे, तो इसे हम लोग बोलेंगे अनावश्यक एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे? तो अनावश्यक एमिनो एसिड बोलेंगे या एमिनो अम्ल बोलेंगे। देखिए क्यों ये जरूरी नहीं है अनावश्यक क्यों बोले? क्योंकि ये हमारे शरीर में पहले से क्या है? तो मौजूद है। और 10 एमिनो एसिड जो है ये हमें कहां से मिलेगा? तो भोजन करने के फलस्वरूप मिलेगा। इसका मतलब है कि ये हमें क्या है? तो जरूरी है। कहने का मतलब क्या है? आवश्यक है। तो अतः 10 जो है आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं और 10 क्या होते हैं? अनावश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं, हमारे शरीर में रहता है। 10 शरीर में रहेगा, 10 आपको कहां से मिलेगा? तो भोजन से मिलेगा। तो देखिए 10 मिल करके तभी जब ये मिलता है तो क्या बनाता है? तो एक प्रोटीन का क्या करता है? तो निर्माण कर देता है। तो बताइए, तो आपको पता चल गया ना कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी भी क्रियाएं संपन्न होती है जो कि जुड़ने के द्वारा बनता है। जैसे प्रोटीन और ग्लूकोज शरीर में जुड़ने के फलस्वरूप ही बनता है। तो आइए हम लोग इसकी बात करते हैं कैटाबोलिज्म का। तो जब कोई क्रिया शरीर के अंदर जुड़ करके होती है तो उसे एनाबोलिज्म बोलेंगे, और जो क्रिया शरीर के अंदर टूटने के फलस्वरूप संपन्न होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म बोलेंगे। आइए हम लोग इनको समझते हैं। देखिए इसमें भी हम आपको 2 एग्जांपल देते हैं। जैसे शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का क्या होना? तो पचना, भोजन का पचना। ये प्रोसेस देखिए कि शरीर में जो भोजन पचता है वो कैसे पचता है? तो आप क्या करते हो? सबसे पहले जब आप भोजन का इतना बड़ा टुकड़ा ग्रहण करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये भोजन आपके मुख गुहा में ही पचना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये भोजन जैसे ही आप अपने मुख के अंदर लेते हैं तो यहां पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ हो जाती है? तो मुख गुहा से। मुख गुहा में कौन भाग लेता है? तो ये तो सबको पता होगा कि मुख गुहा में भोजन के पाचन क्रिया में दांत क्या करते हैं? तो भाग लेते हैं। ठीक है ना? तो यहीं से देखिए इस भोजन का टूटना क्या हो चुका है? प्रारंभ हो चुका है। और यही प्रक्रिया जो है ना अंतिम तक जो है शरीर में भोजन टूट फूट करते करते शरीर में क्या करती है? तो जो भी आवश्यक चीज होंगे वो शरीर को दे देंगे और जो अनावश्यक चीज होंगे वो शरीर को क्या करेंगे? मल त्याग करके बाहर निकाल देंगे। ठीक है, देखिए ये प्रोसेस किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? तो टूटने के फलस्वरूप। ठीक इसी तरह जब हमारे शरीर में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है अर्थात श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन क्रिया में भी शरीर में क्या होती है? तो जो भी आपके शरीर में पहले से क्या है? तो ग्लूकोज मौजूद है। आपने वातावरण से क्या लिया? तो आपने वातावरण से ऑक्सीजन लिया। शरीर में एंजाइम की उपस्थिति करके क्या बना देती है? तो ये ग्लूकोज वगैरह और आपके शरीर को एनर्जी प्रदान
कर देती है। तो देखिए ये भी टूटने के फलस्वरूप ही बनता है। तो शरीर में भोजन का पचना हो या शोषण क्रिया हो, ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, इससे आपके शरीर को यानी ये काम का ये जो है ना करता है, इसमें टूटने के बाद और एनर्जी प्रदान करती है। ठीक उसी तरह ये एनाबॉलिज्म जो होती है ये शरीर में जुड़ने के फलस्वरूप बनता है। बस बाकी इसमें और कुछ नहीं है। यहां से अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो बस यहां ध्यान रखेंगे कि एटीपी का भी पूरा नाम पूछ सकता है कि एक ग्लूकोज जो होता है कितने एटीपी से मिलकर बनता है, ये है। और आपसे ये पूछ सकता है कि शरीर में प्रोटीन कितने एमिनो एसिड के मिलने से बनता है, तो आप समझ गए। तो 20 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहता है। कितने एमिनो एसिड? तो 10 एमिनो एसिड पहले से रहता है शरीर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अनावश्यक एमिनो एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारे भोजन से मिलता है वो क्या है? तो आवश्यक है। इसलिए भोजन में जो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी जितने सारे चीज मिलते हैं सबकी एक न्यून मात्रा इस शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है। अतः हमें संतुलित भोजन करने से हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अब आप लोगों का टॉपिक जो आने वाला है वो क्या है? तो ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। बाकी उसमें कुछ नहीं था तो हम लोग इनको आगे बढ़ाते हैं। देखिए ह्यूमन डिजीज की बात करें, मानव रोग, आप लोग इसमें देखे होंगे कि मानव रोग में जब कोई व्यक्ति स्वस्थ से रह करके धीरे धीरे एकाएक जो है उसमें क्या होने लगता है, या तो तापमान की वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए या किसी अन्य कारणवश वो आदमी क्या होने लगता है, तो उनका शरीर एकाएक जो है ना एनर्जी लॉस होने लगता है और उन्हें शरीर में क्या होने लगता है कि वो अपने आप को फील करने लगता है, अनुभव करने लगता है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई क्या है, तो परेशानियां है, कोई ना कोई हमारे शरीर को दिक्कत हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में कोई ना ऐसा कारण हुआ है कि जिससे आपके शरीर को एनर्जी लॉस कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए जो है इन सभी चीजों को आप कहां समझेंगे? तो ह्यूमन डिजीज में समझेंगे। देखिए मानव में जो रोग होता है वो दो तरह का रोग होता है। पहला वो रोग होता है जो क्या होता है? अर्जित होता है। ठीक है। कौन सा रोग होता है? अर्जित रोग होता है जो कि किसी अन्य स्रोतों के माध्यम से फैलता है। और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो आपको जन्मजात ही प्राप्त होती है, जन्म लेने से ही आपको साथ में ही प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं? वंशानुगत रोग बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। तो ये आपको क्या होता है? तो ये जन्मजात रोग होता है, आपको जन्म से ही ये रोग आपके साथ आता है। ठीक है। तो ये आपका दो तरह का रोग हो गया, एक अर्जित रोग जो किसी अन्य स्रोत के माध्यम से आपको फैल जाती है। ठीक है। एक वैसा रोग जो आपको जन्मजात ही प्राप्त हुआ। तो जो रोग आपको जन्मजात प्राप्त हुआ तो ये तो आप समझ लीजिए कि उन रोगों का कोई उपचार नहीं है, उन रोगों को दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। चलिए और हम लोग दूसरी बात करेंगे अर्जित रोग। देखिए अर्जित रोग में भी दो तरह का रोग होता है। एक वो रोग जो किसी अन्य स्रोतों के संपर्क में आने से या किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से आपके शरीर में भी रोग हो सकता है। और कुछ ऐसे रोग भी है जो आप उनके संपर्क में आए या नहीं आए, ठीक है, तो नहीं भी आने से आपके शरीर में रोग हो सकता है, आने के बाद भी हो सकता है और नहीं भी आने के बाद क्या हो सकता है, तो रोग हो सकता है। तो इसका मतलब एक रोग वैसा है जो किसी व्यक्ति के संपर्क से फैल सकता है और एक ऐसे रोग है जो आपको उसके संपर्क में नहीं रहने के बाद भी हो सकता है। ठीक है। तो आइए हम लोग इस रोग को समझते हैं। देखिए अर्जित रोग में दो तरह का रोग होता है। एक होता है संक्रामक रोग। कौन सा रोग? तो संक्रामक रोग होता है। और दूसरा रोग जो होता है वो कौन सा होता है? तो असंक्रामक रोग होता है। ठीक है। असंक्रामक रोग। तो दो तरह का रोग हो गया। अर्जित रोग में कितने तरह का रोग होता है? तो दो तरह का रोग होता है। एक कौन सा? तो संक्रामक रोग। और एक वो रोग है जो कि असंक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको ये रोग होता है। ठीक है। व्यक्ति के संपर्क में आने के फलस्वरूप होता है। आने के फल स्वरूप
होता है। ठीक है, एक क्या है, ऐसा रोग है जो व्यक्ति के संपर्क में नहीं भी आएंगे तो वो भी रोग हो सकता है। तो जैसे में हम बात करें कि वैसा रोग जो किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं फैलता, व्यक्ति के माध्यम से नहीं फैलता है। तो देखिए ये आपका दो तरह का हो गया, एक वो जो संपर्क में आने से होता है, एक वो रोग जो बिना संपर्क में आए फैलता है। चलिए हम एक एक करके सबको आपका एग्जांपल दे देते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे हम बात करें क्या, तो आपका रोग जो है ये आप लोग सुने होंगे कौन सा, तो रेबीज। ठीक है, उसके बाद दमा रोग सुने होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें दमा हो गया, उसके बाद हम बात करें मलेरिया वगैरह जो होता है, ठीक है, मलेरिया हो गया और कालाजार हो गया। देखिए अब कितना लिखेंगे, काला जार हो गया। तो आपको जब हम आगे पढ़ाएंगे तो बहुत सारे रोग मिलेंगे, यानी ये जान करके रखिए ये सभी बीमारी जो होता है वो किनके द्वारा होता है, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किनके द्वारा होता है, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाला रोग जो जितने भी होंगे आपको वो लगभग रखिए कि व्यक्ति के संपर्क में आने से ही क्या होता है, तो फैलता है। ठीक है, तो रेबीज हो गया, दमा, मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया, ये सभी जितने सारे रोग होते हैं ये आपका क्या है, तो संक्रामक रोग है। ठीक है, तो अगर इनमें से सबसे अधिक फैलता है तो वो है कौन सा, तो दमा है। देखिए कभी भी कोई भी बीमारी हो, चाहे देखिए अगर यदि आप स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो देखिए ये भी बीमारी हो चाहे ये भी हो, ठीक है, तो ये दोनों रोग जो आपको ये सब देखने को मिलता है, तो हमेशा ध्यान में ये रख करके चलना है कि रोग चाहे संक्रामक हो या असंक्रामक हो, तो रोग जैसे चीजों से हमेशा कुछ दूरी बना करके रखना। ठीक है, उनसे कुछ डिस्टेंस में रह करके बातचीत करना। रोग किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, ये नहीं कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये रोग उसमें व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है, ये रोग नहीं होगा इस साइड का, तो ऐसा नहीं कि इसके साथ रहना है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, रोगों से जितने भी आप दूरी रखेंगे उतनी अच्छी है। ठीक है, चलिए असंक्रामक रोग की बात करें, क्या अभी आप सुने हो कि किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है, तो आप उनके संपर्क में आए तो आपको भी क्या हो गया, कैंसर हो गया? नहीं, ऐसा कोई वजह नहीं है। ये ऐसे बीमारी है जो किसी एक व्यक्ति को होगा, अगर दूसरा व्यक्ति संपर्क में जाता है तो उनको इस बीमारी से कोई खतरा नहीं होता है। ठीक है, चलिए और आप लोग बात करें वंशानुगत रोग, ये जो होता है आप दो इसमें याद रखेंगे, एक कौन सा, हीमोफीलिया रोग। कौन सा, तो हीमोफीलिया रोग होता है, और दूसरा कौन सा होता है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस रोग जो होता है। ठीक है, ये दोनों बीमारी जो है आपको क्या है, तो आपको वंशानुगत रोग होने से ये सभी होता है। ठीक है, तो इस बीमारी का तो अभी कोई इलाज नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाती है। ठीक है, तो बताइए यहां तक में अगर कोई परेशानी है तो आपको हम एक बार पुनः फास्ट रिवीजन कर देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मानव में रोग जो होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक अर्जित रोग, दूसरा वंशानुगत रोग। वैसा रोग जो किसी व्यक्ति विशेष के संपर्क में आने से या नहीं आने से फैलता है, वैसा रोग क्या होता है, अर्जित रोग। और वैसा रोग जो किसी व्यक्ति को जन्मजात मिला हो, वंशानुगत रोग होता है। अर्जित रोग में दो तरह का रोग होता है, एक संक्रामक रोग होता है, दूसरा क्या होता है, और संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होता है कि वैसा रोग जो किसी व्यक्ति के संपर्क में आने के फलस्वरूप फैलता है, अर्थात कहा जाए तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलता है, वैसे रोग को संक्रामक रोग बोलेंगे। असंक्रामक रोग वैसा रोग जो किसी व्यक्ति के संपर्क में आने की यानी बिना संपर्क में आए अगर फैल जाए तो वे रोग आपका क्या कहलाएंगे, असंक्रामक रोग। जैसे क्या होता है,
कैंसर जैसी बीमारी। वंशानुगत रोग की बात करें तो ये आपको जन्मजात प्राप्त होता है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये रोग है आपका क्या, तो वंशानुगत रोग है। चलिए अब हम लोग एक एक करके जानेंगे सूक्ष्म जीवों के द्वारा। सबसे पहला सूक्ष्म जीव हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि प्रोटोजोआ क्या है, तो एक सूक्ष्म जीव है। प्रोटोजोआ क्या है, तो एक क्या है, तो सूक्ष्म जीव है, और इनके द्वारा जो रोग फैलता है इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रोटोजोआ जो होता है ये एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले आप लोग इन चीजों को ध्यान से समझेंगे। प्रोटोजोआ क्या है, तो ये कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ये आपका क्या है, जीव है, इसमें एक कोशिकीय। ठीक है, कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। कौन जीव, तो प्रोटोजोआ, और एक कोशिकीय जीव है। अगर आपसे पूछे क्या प्रोटोजोआ उत्तक का निर्माण कर पाती है क्या, तो आप लोग बोलेंगे नहीं। ठीक है, प्रोटोजोआ उत्तक का निर्माण नहीं कर पाती है। ठीक है, प्रोटोजोआ उत्तक का निर्माण नहीं कर पाती है। तो जिस तरह से प्रोटोजोआ है इनके प्रजाति में जैसे कौन सा हो गया, तो आप लोग अमीबा का नाम सुने हैं, यूग्लिना का नाम सुने हैं, तो ये सभी जो है इसी प्रजाति का क्या है, तो जीव है। कौन कौन, तो प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना। ठीक है, तो ये सभी जो है इसी प्रजाति का। प्रोटो ये जो आपका है पैरामीशियम, ये सभी इसी जीव में आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रोटोजोआ जो होते हैं ना वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ये कई सारे रोगों को क्या करती है, तो उत्पन्न करती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इनको एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ट्रिक याद कर लीजिए कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग जो है उसके लिए हम लोग ट्रिक क्या याद करेंगे, पे काम क्या है, तो पे काम सोप। क्या है, पे काम सोप। ट्रिक याद रखिए, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग उनके लिए ट्रिक क्या है, तो पे काम सोप। पे काम सोप। पे का मतलब होता है पेचिस, का मतलब कालाजार, ठीक है, मा मतलब मलेरिया, सौ मतलब सोने की बीमारी, और प मतलब क्या, तो पायरिया रोग होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिए, आप लोगों की सुविधा के लिए हम पहले से लिख करके रखे हैं ताकि आपको जो है ना लिखने में उतारने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो आइए आप लोग एक एक करके पहले समझ लीजिए। पे का मतलब क्या बताए, तो पेचिस रोग, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपने भाषा में इसे बोलते हैं, ये पेचिस रोग को क्या कहते हैं, ये जो आप लोगों का जो होता है ये रोग पेचिस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं पेचिस को। वैसे तो ये बड़ी आंत को यानी प्रभावित करेगा, देख लीजिए इसको बता देते हैं। पेचिस जो है ये क्या करेगा, आपके सबसे पहले किन्हें प्रभावित करेगा, तो बड़ी आंत को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। किसे प्रभावित करेगा पेचिस, तो बड़ी आंत को। किसे प्रभावित करेगा, तो बड़ी आंत को प्रभावित करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो है बड़ी आंत को प्रभावित करती कैसी है, तो देखिए पेचिस जो होता है इसके प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, पेचिस के प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका किसके प्रोटोजोआ है ये, तो पेचिस के प्रोटोजोआ है। तो ये क्या करते हैं, हमारे पेट में जो बड़ी आंत है उन्हीं के दीवारों पर जाकर के ये बैठ जाते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि बड़ी आंत जो होते हैं वो हमारे शरीर में जल अवशोषण का कार्य करती है। ठीक है, और ये जल अवशोषण जब करती है तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है, और यही जब एंट अमीबा हिस्टोलिका उस बड़ी आंत पर जाकर के बैठ जाते हैं तो ये जल का अवशोषण करने ही नहीं देता है। और जब ये नहीं करने देता है तो आपको पता ही है कि इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो सीधे बहना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि अवशिष्ट भोजन जो शरीर में बाहर निकलने लायक है और उसमें बड़ी आंत पानी को जो है अवशोषण नहीं कर पाया तो उनके बाद क्या होगा, तो गंगा
बह जाता है। ठीक है, तो यही होता है कौन सा, तो पेचिस रोग होता है। ठीक है, किनके द्वारा होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है पेचिस के प्रोटोजोआ का नाम है। आइए हम दूसरा बात करते हैं। ये जो का लिखा हुआ है, का मतलब क्या होता है, कालाजार। का मतलब क्या होता है, काला जार होता है। का मतलब कालाजार। कालाजार क्या है, तो एक तरह का क्या है, बुखार है। ये आपको जो कालाजार होता है बालू मक्खी से होता है ये। ठीक है, चमकीली जैसी मक्खी होगी और उसी से ये फैलता है। और इसके प्रोटोजोआ, कालाजार के प्रोटोजोआ जो है वो जो है उसका नाम क्या है, तो लिस्मेनिया। क्या नाम है, तो लिस्मेनिया नाम है, जो कि बालू मक्खी पर बैठता है और जो वही मक्खी जो है आकर के क्या करता है, तो हम लोगों में कौन सी बीमारी उत्पन्न करा देती है, तो काला जार जैसी बीमारी को उत्पन्न कर देती है। तो ये एक तरह का क्या होता है, बुखार आता है शरीर में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसका, तो मौ का। तो मौ का मतलब क्या होता है, मलेरिया। क्या होता है, मां का मतलब मलेरिया होता है। और इसके बारे में तो सबको पता है कि ये जो है किसके द्वारा फैलता है, तो मच्छर के द्वारा फैलता है। कौन सा, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। कौन सी बीमारी, तो मलेरिया, मादा एनाफिलीज। कौन सी बीमारी है, तो मादा एनाफिलीज। देखिए सबसे पहले वाली बात है कि मादा एनाफिलीज ही क्यों, नर एनाफिलीज क्यों नहीं। ठीक है, तो इनके पीछे भी रीजन है, तो इनको आप 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। देखिए यह बीमारी मादा एनाफिलीज से ही क्यों फैलती है। देखिए जो मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं वो सभी एनाफिलीज के काटने से नहीं होता है। जो मादा एनाफिलीज होते हैं अगर वो गर्भवती है तो उसी समय अगर वो मच्छर आपको काटता है तो इस बीमारी का होने का क्या है, तो पूर्ण रूपेण संभावना बनता है। परंतु अगर वही मादा एनाफिलीज गर्भवती नहीं है तो आपको काटेगा तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। देखिए वजह क्या है कि ये मादा एनाफिलीज जो गर्भवती होती है ये हमेशा इनके बच्चे जो जीवित रहते हैं ये मानव के खून में ही जीवित रह सकते हैं और इनका कोई दूसरा उपाय नहीं है कि जहां ये क्या रह सके, तो जीवित रह सके। तो इसलिए ये क्या करता है, मादा एनाफिलीज ये लोगों को जाकर के क्या करता है, तो रक्त पीता है, खून पीता है और इसी में इनका बच्चा क्या रहता है, जिंदा रहता है। परंतु यही मच्छर जब आपको काटेगा तो उसी के ही शरीर पर बैठता है कौन सा, तो आपका बैठता है कौन सा, तो मलेरिया जो है इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। ये आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा और आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो मलेरिया जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है आपका क्या, तो सौ जो होता है इसका मतलब क्या होता है, सोने की बीमारी। इसे हम लोग कौन सा रोग कहते हैं, तो निंद्रा रोग। क्या बोलेंगे इसे, तो निंद्रा रोग के नाम से इसे जानते हैं। इसे निंद्रा रोग भी बोलेंगे। और ये फैलता किससे है, तो प्रोटोजोआ से। तो उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो ट्रिप्नोसोम। क्या नाम है, ट्रिप्नोसोम नाम है इनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प मतलब क्या होता है, पैडिया। इनके बारे में सबको पता है कि पैडिया जो होता है ये बीमारी दांतों में होती है। जैसे मसूरों से खून आता है, रीन निकलता है, पीप निकलता है, इन सभी चीजों का जो है ना ये पैडिया जो होता है इसी से होता है। ठीक है, और इसके जो प्रोटोजोआ जो है इनका नाम क्या है, तो एंट अमीबा जिंजीबेरी। एंट अमीबा जिंजीबेरी है। कौन है, तो एंट अमीबा जिंजीबेरी है। तो देखिए आपने प्रोटोजोआ के बारे में जान गया। इनसे जितने भी एग्जाम में आपको प्रश्न पूछेंगे एक भी अगर आपका बाहर हो जाए तो आप हमें बताना कि सर आप जो बताए थे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी ये प्रश्न आपका नहीं फंसा, तब आप हमें कमेंट में बताइएगा। देखिएगा यहां से आपका प्रश्न निश्चित रूप में यदि प्रोटोजोआ से पूछता है तो ये 100% गारंटी लेते हैं कि यहां से आपका प्रश्न जरूर एग्जाम में बनेगा और यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक बार जल्द हम लोग क्या कर लें, तो रिवीजन कर लेते हैं, तब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे।
करेंगे। देखिए प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी को पढ़ रहे हैं, इसका लिए ट्रिक क्या है, तो पे कम सो, पे का मतलब पेचिस होता है, का मतलब कालाजार होता है, पम इसमें मौ का मतलब मलेरिया होता है, और सो मतलब क्या होता है, सोने की बीमारी, पम मतलब क्या होता है, तो पैरिया होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इनके प्रोटोजोआ का नाम जान लेते हैं। पो का मतलब पेचिस हुआ, और इसके प्रोटोजोआ का नाम है एंटमीबा हिस्टोलिका, का मतलब होता है कालाजार, ये सीसी मक्खी से फैलता है। ठीक है, इसके प्रोटोजोआ का नाम है लिस्मेनिया, और वो मतलब होता है मलेरिया, ये मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। केवल गर्भवती मादा मच्छर ये जो एनाफिलिस होंगे उन्हीं के द्वारा फैलेंगे, जो नहीं होंगे उनसे नहीं फैलेंगे। ठीक है, सो मतलब होता है सोने की बीमारी, इसे हम लोग निंद्रा बीमारी कहते हैं। इसका नाम क्या है, इसके प्रोटोजोआ का ट्रिप्नोसोम नाम है। और पायरिया जो है ये आपका क्या होता है, मसूरों में आता है ये बीमारी। ठीक है, जहां से रीन, खून, पीप ये वगैरह निकलते रहता है, और इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या, एंटमीबा जिंजीबेरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ और नए रोग के बारे में सीखेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, और उसी समय जो है जब हम आपको समझा दें, आप समझ जाए तो वीडियो पॉज करके उतार लें, या नहीं तो एक बार पहले आप क्या करें कि पूर्ण रूपेण से वीडियो को देख लें, उसके बाद फिर से स्टार्ट करके क्या करें, एक एक करके सभी चीज आप लोग कॉपी में नोट कर लें। इससे क्या होगा कि आप यदि पॉइंट समझ के रखते हैं, कॉपी में नोट हो गया, यदि कभी आप भूल जाते हैं तो आप फिर से कॉपी उल्टा करके देखेंगे, तो आपको एक बार रिवीजन के फलस्वरूप ये आपके दिमाग में रह जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।